हेलो बच्चा, कैसे हैं सब लोग। तो बेसिकली अभी तक हमने शुरू किया था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि जो जो पैसा बिजनेस के लिए चाहिए होता है उसको हमने बोला था बिजनेस फाइनेंस, और वो पैसा कहाँ कहाँ से आता है उसको बोलते हैं हम सोर्सेज। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ चुके थे कि बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं बिजनेस फाइनेंस के लिए। पहला होता है ओनर फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। तो ओनर फंड के अंदर भी तीन चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो कि हमने डिटेल में पुरानी वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिटेन अर्निंग। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिटेन अर्निंग होता क्या है। तो बेसिकली समझो कि जो भी पैसा कंपनी कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को दे देती है और उस हिस्से को हम बोलते हैं डिविडेंड, और कुछ हिस्सा कंपनी खुद के पास रखती है फ्यूचर फंड्स के लिए, और उस जो हिस्सा कंपनी खुद के पास रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। जनरली हम ये बोल सकते हैं कंपनी ने जो अपने लिए सेविंग्स की हुई हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। और इसको हम बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि ये पैसा जो वापस कंपनी शेयर होल्डर्स को नहीं देती है, अपने बिजनेस में वापस डालती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। क्लियर। इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। अब रिटेन अर्निंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला ये होता है कुजन ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से सपोर्ट रहता है जब भी बिजनेस एडवर्सिटी में जाता है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल कि बिजनेस के पास जब भी फंड नहीं होगा तो बिजनेस ये अपनी सेविंग्स को यूज कर सकती है। तो इसीलिए जो रिटेन अर्निंग को हम क्या बोलते हैं, कुजन ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी अगर हम बात करें तो जो रिटेन अर्निंग का फंड है, क्योंकि वो कंपनी की सेविंग्स हैं, किसी से उसने ली नहीं हुई है, इसीलिए वो चाहे तो अपने इनोवेटिव और न्यू प्रोजेक्ट में लगा सकती है। क्यों? क्योंकि इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो जनरली हम शेयर्स या डेबेंचर्स या लोन लेके हम रिस्की प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाते हैं, हम अपनी सेविंग्स को ही उन रिस्की प्रोजेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं। इसीलिए ये जो फंड होते हैं वो इनोवेटिव और न्यू प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेविंग्स हैं। दूसरा, ये जो रिटेन अर्निंग है वो जनरली मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आता है। मतलब ये जो सेविंग्स है वो हम जनरली मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए हम इसको कंपनी में क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर क्योंकि ये पैसा किसका है, ये अल्टीमेटली वो पैसा है जो कंपनी ने कमाया है, और कंपनी ने ये जो पैसा कमाया है वो किसका होता है, वो होता है शेयर होल्डर का। तो कंपनी वो पैसा शेयर होल्डर को ना देके खुद के पास रखती है, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड हम उसको क्या करते हैं, ओनरशिप फंड में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अल्टीमेटली जो पैसे होते हैं वो किसके होते हैं, ओनर के होते हैं। अब बात करें इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहला है ये बहुत ज्यादा डिपेंडेबल रहता है, क्योंकि जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल कि हमने शेयर इशू करना है, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि अगर हम मार्केट में जाएं और शेयर इशू करें तो हमें पैसे मिल ही जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम बैंक के पास जाएं और बैंक से लोन ले तो बैंक उतना लोन हमें सैंक्शन कर ही देगी। लेकिन अगर हमने उतने पैसे कमाए हैं तो हम उसकी सेविंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम डिपेंड रह सकते हैं। ये सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स रहता है। दूसरा, इसमें कोई भी कॉस्टिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेविंग है, तो हमें किसी को इस पे इंटरेस्ट भी नहीं देना है। तो जनरली जो रिटेन अर्निंग है उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होती, दोनों कॉस्टिंग नहीं होती। हमें उस पर इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है, और दूसरा हमें ये अगर मार्केट से पैसा उठाना है, क्योंकि ये खुद की सेविंग है, तो हमें मार्केट से पैसा भी नहीं उठाना पड़ता है, तो उसकी जो कॉस्टिंग भी आती है वो भी नहीं। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, इक्विटी की बात करें, अगर हम इक्विटी से पैसा लेते हैं, शेयर्स इशू करके पैसे लेते हैं, जस्ट एग्जांपल, तो हमें बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी होती है, सेबी की फीस देनी होती है, ब्रोकरेज देना होता है, ये भी सारे खर्चे आते हैं, और इन खर्चों को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जनरली जो इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है, उसमें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं आती है। तो ये जो है नो कॉस्ट वाला जो फाइनेंस का सोर्स है। फिर नो फिक्स्ड लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारी सेविंग्स है, हमें किसी को रिटर्न भी नहीं करनी, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी भी नहीं है, और फिक्स्ड लायबिलिटी भी नहीं है, हमें किसी को रिटर्न भी नहीं करना है। फिर दूसरा, ये क्योंकि हमारी सेविंग्स है,
इसीलिए किसी और का इंटरफेरेंस भी नहीं होता है कि कहाँ ये पैसे यूज करें, कहाँ ये पैसे यूज ना करें। और क्योंकि ये हमारी सेविंग है, इसीलिए हमें किसी और के लिए ये सिक्योरिटी भी नहीं रखनी होती। तो हमें जब भी रिटेन अर्निंग को यूज करना होता है तो उसके अगेंस्ट हमें किसी और जगह सिक्योरिटी भी नहीं रखनी होती, क्योंकि ये हमारी क्या है, सेविंग्स है। तो अगर हम बात करें इसके डीमेरिट्स की, तो पहला तो जायज सी बात है, ये हमारी सेविंग्स है, हमें किसी को पैसे वापस नहीं करने, तो हम मन चाहे कहीं पे भी यूज करते हैं, तो जनरली इसका केयरलेस यूज होने का बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा, जायज सी बात है, ये किसके पैसे हैं, अल्टीमेटली जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट पे हक होता है शेयर होल्डर का, और शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड ना देके वो पैसे हमने खुद के बिजनेस में वापस प्लग बैक कर दिए और खुद के बिजनेस में वापस लगा दिए, तो जायज सी बात है इससे कौन डिससेटिस्फाइड होगा, शेयर होल्डर। तो डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर जनरली डिससेटिस्फाइड होते हैं रिटेन अर्निंग से। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा है किसका, शेयर होल्डर का, जो कि एज अ डिविडेंड मिलना चाहिए, लेकिन हमने उनको डिविडेंड ना देके अपनी सेविंग्स कर ली, कंपनी ने अपनी सेविंग्स कर ली, इसीलिए क्या होता है, उनमें डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। तीसरा जाते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं होती है, रिटेन अर्निंग रखने में कोई कॉस्ट नहीं होती, तो हमें पैसों की नहीं भी जरूरत होती तो भी हम रख लेते कि हो सकता फ्यूचर में कहीं यूज हो जाए, जिसकी वजह से हमें जितने पैसे चाहिए होते हैं उससे ज्यादा पैसे हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर का रिटर्न है वो कम हो जाता है। इम्बैलेंस ग्रोथ, देखो ये क्योंकि पैसा ये है किसका, शेयर होल्डर का, तो हमने डिविडेंड ना देके हमने ये खुद के पास रख दिया, जिससे हो सकता कि जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी शेयर होल्डर को, रिटर्न जितना मिलना चाहिए था उतना रिटर्न नहीं मिलता है, तो जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इम्बैलेंस ग्रोथ होती है। तो बेसिकली यहां तक था हमारा रिटेन अर्निंग। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा बोरोड फंड। तो इतना समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें ओनर्स फंड के अंदर कितनी चीजें आती, तीन चीजें, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और तीसरा क्या था, रिटेन अर्निंग। ये तीनों चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली। अब आ जाते हैं बोरोड फंड। अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो बोरोड फंड वो फंड होता है जो हमने किसी से बोरो किया, किसी से उधार लिया। बोरोड फंड में हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी होती है, मतलब चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे ना हो, है ना, चाहे हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा हो ना चल रहा हो, हमें ये फिक्स्ड लायबिलिटी फिक्स्ड टाइम पीरियड में, फिक्स्ड टाइम पीरियड में, फिक्स्ड टाइम पीरियड में फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ हमें रिटर्न करना होता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ हमें क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। तो अगर हम बात करें, बोरोड फंड रिफर्ड एज द फंड ऑफ अ बिजनेस दैट नीड टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड। देखो हमने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करी, हमने क्या किया, एज अ लोन, एज अ उधार पैसे लिए, तो उसको हम क्या, कौन सा फंड बोलते हैं बेटा, बोरोड फंड। तो अगर हम बोरोड फंड की बात करें, अगर हम बोरोड फंड की बात करें तो सबसे पहला जो बोरोड फंड के अंदर आता है वो आता है ट्रेड क्रेडिट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, जब भी मान लेते हैं एक रिटेलर है, अब एक रिटेलर है, उसको उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो वो क्या जाता है, होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर के पास जाता है और बोलता है कि एक काम करो, मुझे सामान दे दो और एक हफ्ते की मोहलत दे दो, मान लेते एक वीक के लिए या एक मंथ की मोहलत दे दो, और मैं एक मंथ के बाद ये पैसे तुम्हें, ये सामान बेच के तुम्हें पैसे वापस करूंगा। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। तो जब हम होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल के लिए, या हम बोल सकते हैं फिनिश गुड के लिए, हम पैसे उधार नहीं लेते, डायरेक्ट सामान उधार लेते हैं और फ्यूचर में वो सामान बेचकर उसको पैसे वापस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। तो जो बिजनेस चलता है उसके लिए जब हम क्रेडिट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जनरली वो इसी तरीके से अपनी दुकान, अपना बिजनेस चलाते हैं। तो क्या करते हैं वो, होलसेलर रिटेलर से क्या करते हैं, उधार पर सामान लेते हैं और सामान बेचकर जब हम पैसे वापस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। तो जब बिजनेस में जो उधारी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि ट्रेड क्रेडिट कितना मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। तो पहला जो है वो नेचर ऑफ बिजनेस। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, जैसे आप रतन टाटा, अंबानी, अडानी है, तो उसमें आपको ट्रेड क्रेडिट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। लेकिन आपका छोटा सा बिजनेस है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, तो जाहिर सी बात है आपको कम ट्रेड क्रेडिट मिलेगा। दूसरा, अगर हम बात करें साइज ऑफ बिजनेस, जाहिर सी बात है अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस बिग है तो आपको ट्रेड क्रेडिट भी ज्यादा मिलेगा। अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है
तो आपको ट्रेड क्रेडिट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जो उधार है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर आपको उधार कम देगा अगर आपका बिजनेस छोटा है, और अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपको उधार भी ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, स्टेटस और क्रेडिट वर्दीनेस, यही बात है। अगर विजय माल्या आपसे 500 रुपये मांगने भी आएगा तो शायद आप मना कर देंगे, लेकिन अगर अंबानी आपसे 1 लाख मांगने भी आएगा तो आप शायद 1 लाख रुपए की भी उधार दे देंगे। होता है ना, जैसे किराने वाले जनरली करते हैं, है ना, कि मोहल्ले के कोई बहुत रईस इंसान है, वो उधार मांगता है तो वो तुरंत दे देते हैं। और हो सकता है कि बहुत बेचारा गरीब इंसान है ना, या बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन है, तो उसको वो उधार ही नहीं देता। तो उसका जो स्टेटस है ये भी डिपेंड करता है कि उसको ट्रेड क्रेडिट कितना मिलेगा, किसके बेसिस पे, उसके स्टेटस के बेसिस पे। अगर स्टेटस हाई है, रईस है, तो मिल जाएगा, नहीं है तो शायद इतना ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अब आ जाते हैं फायदे की बात, कि क्या क्या फायदे होते हैं, मेरिट्स होते हैं ट्रेड क्रेडिट के। पहला है रेडीली अवेलेबल। जैसे ही हम, छोटा दुकानदार या छोटा बिजनेस बड़े बिजनेस से उधार लेने जाता है, तो बड़ा बिजनेस वाला ये नहीं कहता जाओ कोर्ट से जाओ अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ। जैसे होता है ना, बैंक से अगर हम उधार लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी मांगता है, सिक्योरिटी रखवाता है, ये सारी चीज़ें होता है। लेकिन हम उधार अगर बड़े बिजनेस से लेने जाते हैं तो वो तुरंत कहता हाँ ठीक है, सामान ले जाओ, माल बेच के मुझे पैसे वापस दे के जाना। तो ये रेडीली अवेलेबल है, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। दूसरी, ये फ्लेक्सिबल। देखो, जैसे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो, आपका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है तो कम ले सकते हो, और हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं चल रहा तो नहीं भी लो तो चलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है बेटा, फ्लेक्सिबल है ना। कभी कभी हमें ज़्यादा चाहिए तो हम बहुत भी ले सकते हैं, और हो सकता है कि हमें बिल्कुल अभी ज़रूरत नहीं है तो हम ना भी ले सकते हैं। फिर नो फ्लोटेशन कॉस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग डेब्ट और इक्विटी। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग डेब्ट और इक्विटी मतलब, जैसे मैंने बोला आपको कि जैसे मान लो मुझे शेयर्स इशू करने हैं, तो मैंने आपको बताया शेयर्स इशू करने में मुझे एडवर्टाइजमेंट भी देनी पड़ेगी, मुझे सेबी की फीस भी देनी पड़ेगी, मुझे किसी को ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, है ना। ये बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, बहुत सारे। ये जो खर्चे हैं ये सिर्फ शेयर्स को इशू कराने में हेल्प करेंगे। तो इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इन सारे खर्चों को हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। और ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो ट्रेड क्रेडिट में नहीं करने होता। मतलब मुझे सप्लायर से उधार लेना है तो ऐसा नहीं कि मुझे ऐड देना है, मुझे किसी को ब्रोकरेज देना है, या कोई बहुत पेपर वर्क होता है। तो इन सारी कॉस्ट की, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क्स भी नहीं होते, तो इसीलिए इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होती। तो अगर हम बात करें डीमेरिट्स के, है ना, हर चीज के मेरिट्स के साथ साथ क्या आते हैं, डीमेरिट्स। तो पहला है इंक्रीज इन प्राइस। ऐसी बात है, अगर कोई पर्सन उधार देगा तो वो जेब से तो देगा नहीं, तो जेब से नहीं देगा तो वो क्या देगा, जाहिर सी बात है वो जो हम गुड्स उससे खरीद रहे हैं उसकी प्राइस क्या करेगा, उसकी प्राइस बढ़ा कर देगा। दूसरा, क्योंकि जब हम ट्रेड क्रेडिट लेते हैं तो हमसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेता है, या हम बोलें बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेता है। जनरली बहुत ट्रेड क्रेडिट तो भरोसे पे चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अगर भरोसे पे नहीं चलता है ट्रेड क्रेडिट, तो ट्रेड क्रेडिट में जनरली जो यूज होता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइम पर नहीं भरा तो उसके लिए लीगल एक्शन भी हो सकता है, जिससे बिजनेस की जनरली जो हम बोल सकते हैं बिजनेस की गुडविल जो है वो खराब हो जाती है। तो यहां तक था ट्रेड क्रेडिट की बात। अब पब्लिक डिपॉजिट से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट अगर है देन लेट मी नो इन कमेंट। इससे आगे जो भी बोरोड फंड्स है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को ये शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।